हेलो गाइस, दिस इज सोहानी। और आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सो द एक्सप्लेनेशन इज गोइंग टू बी बाइलिंगुअल, मतलब मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में, इंग्लिश प्लस हिंदी में आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। एक्सप्लेनेशन काफी लीनियंट होगा और आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जैसे ही हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को देखने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर काफी सुंदर सा सोलर सिस्टम बना हुआ है जिसमें सारे प्लैनेट्स हमें दिख रहे हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम इस चैप्टर की रीडिंग। However wonderful it is to watch the sky after sunset, one would first notice one or two bright dots shining in the sky. तो इसमें वो बोल रहे हैं कि कितना सुंदर लगता है जब हम सनसेट के बाद में स्काई को देखते हैं। और आप एकदम शुरू में नोटिस करेंगे तो वहां पर आपको स्काई में एक दो डॉट, शाइनिंग डॉट्स दिखाई देंगे। Soon you would see the number increasing, you cannot count them anymore. और धीरे धीरे उन डॉट्स का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, इतना इंक्रीज हो जाएगा कि आप पहचान ही नहीं, मतलब काउंट ही नहीं कर पाएंगे कि कितने शाइनिंग डॉट्स उस स्काई में हैं। The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, other dim. और फिर धीरे धीरे देखते देखते पूरा स्काई जो है, पूरा आसमान जो है, वो उन छोटे छोटे टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाएगा, एकदम भर जाएगा। और कुछ उनमें से काफी ज्यादा चमक रहे होंगे और कुछ थोड़े कम चमक रहे होंगे उन बाकी ज्यादा चमकने वाले स्टार्स और शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। It seems as if the sky is studded with diamonds. और आपको जब आसमान आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरे स्काई में डायमंड लग गए हैं, क्योंकि वो जो छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे स्टार्स हैं। तो स्टार्स को देखने में ऐसे ही लगता है ना, चमकते हुए स्टार्स को, जैसे कि ये डायमंड है। तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा आसमान डायमंड से भर गया है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। और वो सारे जो स्टार्स हैं, जो चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ट्विंकलिंग मतलब ट्विंकल करेंगे। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. तो आप थोड़ी थोड़ी देर में ये नोटिस करेंगे कि कुछ स्टार्स अलग से ट्विंकल कर रहे हैं, मतलब टिमटिमा रहे हैं। ट्विंकल करना मतलब टिमटिमाना। तो कुछ स्टार्स अलग तरीके से टिमटिमा रहे हैं और कुछ स्टार्स अलग तरीके से टिमटिमा रहे हैं, मतलब कुछ ज्यादा ट्विंकल कर रहे हैं और कुछ कम ट्विंकल कर रहे हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर, जस्ट एज द मून शाइन्स। और वो ऐसे ही ग्लो करते रहते हैं, जिस जिस तरीके से मून शाइन करता है, चमकता है, उसी तरीके से ये स्टार्स ग्लो करते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes, and at different positions. तो आप इन शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो हमारे स्टार्स हैं, इनके अलावा भी हमें स्काई में बहुत सी चीजें दिखती हैं। जैसे कि पहला हुआ हमारा मून। तो रात को हम हमारे मून को देखते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर बार मून आपको सेम ही साइज का दिखे या फिर सेम ही जगह पर दिखे या सेम ही शेप का दिखे या सेम ही पोजीशन पे दिखे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हमेशा हमें मून अलग पोजीशन में, अलग साइज का, अलग तरीके से दिखता है। You can see the full moon only once in about month's time. It is full moon night और पूर्णिमा। और हम मून को, जो पूरा शेप है मून का, जो पूरा राउंड शेप है मून का, वो सिर्फ हम महीने में एक बार देख सकते हैं। उस रात को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं फुल मून नाइट, मतलब पूरे चांद वाली रात। और हिंदी टर्म्स में, हम हमारे रिचुअलिस्टिक टर्म में अगर उसको बोलेंगे तो उसको पूर्णिमा की रात भी बोला जाता है। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। ठीक है, फोर्टनाइट लेटर मतलब, फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 डेज बाद, 2 वीक्स बाद। तो 2 वीक्स बाद अगर आप देखेंगे तो आपको मून बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा। पूर्णिमा की रात को आपको फुल मून दिखाई दे रहा था,
और फोर्टनाइट लेटर मतलब 14 डेज बाद आपको मून दिखाई ही नहीं देगा स्काई में। इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। तो उस रात को क्या बोलते हैं? न्यू मून नाइट, और हम रिचुअलिस्टिक टर्म में हम उसे अमावस्या भी कह सकते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट। ठीक है, तो अब उस रात को जो फुल न्यू मून नाइट जो अमावस्या की रात होती है, उस रात को अगर आप स्काई को देखेंगे तो स्काई आपको एकदम क्लियर दिखेगा, क्योंकि उसमें मून नहीं होता है। ठीक है, द सन, द मून एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई, नाइट स्काई, आर कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो ये हमारी सेलेस्टियल बॉडीज की डेफिनेशन हो गई कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज, तो आप क्या कहेंगे? द सन, द मून एंड ऑल द objects those which are shining in the sky are called celestial bodies। तो हमारा सूरज, हमारा चंदा और हमारे जो स्टार्स हैं जो ट्विंकल, जो टिमटिमाते रहते हैं स्काई में, तो उन सबको मिलाकर क्या बनती हैं? celestial bodies। some celestial bodies are very big and hot, they are made up of gases। और कुछ जो celestial bodies होती हैं वो काफी बड़ी और काफी गर्म होती हैं, क्योंकि वो गैसेस की बनी होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट which they emit in large amounts। These celestial bodies are called stars। The sun is a star। ठीक है, तो अब हम जो कुछ celestial bodies की बात कर रहे हैं जो कि काफी बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं, क्योंकि ये गैसेस से बनी होती हैं और इनके पास खुद की लाइट होती है, तो ये लाइट एमिट करती हैं, मतलब छोड़ती हैं काफी ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, और इन सेलेस्टियल बॉडीज को क्या बोलते हैं हम? इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम बोलते हैं स्टार्स। ठीक है, और हमारा जो सूरज है, हमारा जो सन है, वो भी एक स्टार है। ठीक है, बड़ा स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, but we do not feel their heat or light as they look so tiny because they are very very far from us। ठीक है, तो अभी एक पॉइंट हो गया कि ठीक है, हमको सन की तो हीट मिलती है, सन की हमारे पास रोशनी भी आती है, पर ऐसा क्यों कि सन ही एक ऐसा स्टार है जिसकी रोशनी हमारे पास आती है और जिसकी हीट हमें मिलती है? ठीक है, इसीलिए क्योंकि सन अर्थ के काफी करीब है। उन स्टार्स के कंपैरिजन में जो सन से, हमारे अर्थ से, हमारे प्लैनेट से काफी ज्यादा दूर है, तो उनके दूर होने की वजह से उनकी प्रेजेंस हमें बिल्कुल भी फील नहीं होती, जिस प्रकार हमें सन की प्रेजेंस फील होती है। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance। तो आपने ये चीज अक्सर देखी होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर हम उसको दूर से, डिस्टेंस से देखते हैं तो वो काफी छोटी दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा ही केस हमारे स्टार्स के साथ है, क्योंकि वो काफी ज्यादा दूर है हमसे, तो वो हम उन्हें देखते हैं तो वो हमें काफी छोटे दिखाई देते हैं। हाउ स्मॉल एन एयरप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है एयरप्लेन का, कि एयरप्लेन को अगर आप घर में बैठे बैठे, जैसे कि आप टेरेस पे गए हैं, अपनी छत पर गए हैं, और आपको एकदम से एयरप्लेन दिख जाता है ऊपर जाते हुए, तो वो आपको कितना छोटू सा दिखता है। तो वो छोटू सा इसलिए दिखता है क्योंकि वो आसमान में बहुत ऊपर है और हम जमीन पर काफी नीचे। तो अगर चीज दूर होती है तो वो हमें छोटी दिखाई देती है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars। These stars are called constellation। ठीक है, तो अब जब आप रात को स्काई को देख रहे होते हैं, स्टार्स को नोटिस कर रहे होते हैं, तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि कुछ स्टार्स हैं जो अपना ही पैटर्न बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ स्टार्स इकट्ठे हो गए हैं और वहां पे कुछ शेप बन गया है उनका। ठीक है, तो वो जो स्टार जो अपना ग्रुप, अपना शेप, अपना पैटर्न बना लेते हैं, उन स्टार्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, तो ये काफी नोटिसेबल डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि various patterns formed by different groups of stars, these are called constellations। ठीक है, अब उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, उर्सा मेजर और बिग बियर, ये दो कॉन्स्टिलेशंस हैं।
One of the most easily recognizable constellation in the small bear और सप्तऋषि। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा इजीली नोटिसेबल और रिकॉग्नाइजेबल मतलब पहचान में आने वाली एक कॉन्स्टेलेशन है हमारे स्काई में, जो कि काफी इजीली आपको समझ में आ जाएगी कि ये कॉन्स्टेलेशन है। उसका नाम है स्मॉल बियर और सप्तऋषि। सप्त मतलब होता है 7 और ऋषि मतलब होता है सेजेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इस फिगर को। when we see figure 1.1 सप्तऋषि and the north star, तो देखिए ये जो लड़की है, ये लड़की ये देख रही है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7 स्टार्स ने अपना एक पैटर्न बनाया हुआ है जो कि साथ में है, तो ये कौन सी कॉन्स्टेलेशन हो गई? ये हो गई सप्तऋषि ऋषि कॉन्स्टेलेशन। ओके, ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planet and the constellation in the sky. तो अब आप एक काम कर सकते हैं कि आपसे जो बड़े लोग हैं, आपकी फैमिली मेंबर में जो भी बड़े हैं, कोई नेबर में है, तो आप उनसे कह सकते हैं कि रात को हमें स्काई दिखाएं, ताकि आपको स्टार्स के बारे में, प्लानिट और कॉन्स्टलेशंस आप देख सकें। ठीक है, और उनके बारे में और जान सकें। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called the pole star. अब ठीक है, अब आज के जमाने में क्या है हमारे पास कि काफी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई हैं। अब हमारे पास जीपीएस है और सारी नेविगेशन के लिए, हमें नेविगेट करने के लिए काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जब पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में जीपीएस तो नहीं था, या फिर कंपास भी नहीं था, या और कोई इंडिकेशन देने वाली डिवाइस भी नहीं थी। तो उन डिवाइस की एब्सेंस में क्या होता था कि लोग स्टार्स देखकर ही डायरेक्शन पता करते थे, जैसे कि इस नॉर्थ स्टार को देखकर। और इस नॉर्थ स्टार को क्या बोलते हैं? पोल स्टार। ठीक है, जो नॉर्थ स्टार है वो, ये बच्ची जो है आप देखेंगे फिगर 1.1 में, तो ये जो बच्ची है वो नॉर्थ स्टार को देख रही है। तो नॉर्थ स्टार क्या इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन। बस एक डायरेक्शन पता चल जाती थी तो लोग बाकी डायरेक्शन पता कर लेते थे। तो इस नॉर्थ स्टार को क्या बोलते हैं? पोल स्टार। It's it always remains in the same position in the sky. We can locate the position of a pole star with the help of Saptarishi. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. ठीक है, तो आप जो नॉर्थ स्टार है वो हमेशा नॉर्थ ही साइड में रहता है, नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है, और आप इजीली सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन की मदद से नॉर्थ स्टार को पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके पॉइंटर्स को मैच करते हुए उस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो आप पोल स्टार तक पहुंच सकते हैं। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are they are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. ठीक है, अब ऐसी बहुत सी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनके पास ना खुद की हीट होती है ना खुद की लाइट होती है। अब खुद की हीट लाइट के एब्सेंस में बेचारी कैसे रहती हैं? तो जो स्टार्स होते हैं, उन स्टार्स की मदद से, उन स्टार्स की हीट और लाइट से ये सेलेस्टियल बॉडीज चलती हैं। तो ये सेलेस्टियल बॉडीज जो, जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, उन सेलेस्टियल बॉडीज को हम बोलते हैं प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटिया विच मीन्स वॉन्डरर्स। ठीक है, तो ये वर्ड प्लैनेट जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है प्लेनेटिया, और उसका मतलब क्या होता है? प्लेनेटिया का मतलब वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स मतलब जिसको काफी घूमना पसंद होता है, जो इधर उधर घूमता रहता है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। तो हम जहां पर रहते हैं, हमारे अर्थ में, तो अर्थ क्या है? अर्थ प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने पढ़ा कि प्लैनेट्स के पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, तो अर्थ भी एक प्लैनेट है, अर्थ के पास भी खुद की हीट और लाइट नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अर्थ कहाँ से हीट और लाइट लाता है? तो हमारा जो अर्थ है वो सन के काफी करीब है, और हमने पढ़ा था कि सन एक स्टार है। ठीक है, तो सन के पास खुद की हीट एंड लाइट होती है। तो सन जो हीट एंड लाइट एमिट करता है
उससे हमारा प्लानेट मतलब अर्थ काम करता है। ठीक है, इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. अगर आप अर्थ को ग्रेट डिस्टेंस से देखोगे तो जैसे कि एग्जांपल ले लो कि आप मून पे जाके अगर अर्थ को देखोगे तो अर्थ आपको मून की तरह, जैसे हमें यहाँ से मून दिखता है उसी तरह मून से अर्थ दिखेगा। ठीक है, शाइनिंग करता हुआ एक मून की तरह अर्थ हमें मून से दिखेगा। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। इट इज अ it is a companion of our Earth and moves around it. Like our Earth, there are 8 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. ठीक है, तो हमारा जो मून है, मून क्या है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि हमारी अर्थ प्लैनेट की कंपेनियन है और वो अर्थ के साथ ही मूव करती है। ठीक है, और हमारे अर्थ की तरह और भी 8 प्लैनेट्स हैं। हमारा सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट नहीं है, बाकी भी 8 प्लैनेट्स हैं जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। ठीक है, वो भी हीट और लाइट कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं। ठीक है, और इन प्लैनेट्स के पास भी इनकी खुद की हीट और लाइट नहीं है, तो वो सन से लेते हैं और मून ही इनका। ठीक है, तो ये प्लैनेट्स के पास इनके खुद के मून्स भी होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं द सोलर सिस्टम। द सन 8 planets, the sun 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it solar family with the sun as its head. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं सोलर सिस्टम की डेफिनेशन। तो सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है, तो अब हम वो एक एक करके देखते हैं। तो हमारा सन मतलब सूरज, जो एक बड़ा स्टार है जिसके पास खुद की लाइट होती है और खुद की हीट होती है। फिर हमारे 8 प्लैनेट्स हो गए, जिसमें से एक है जहां हम रहते हैं, हमारा अर्थ। ठीक है, अब वो प्लैनेट्स के पास खुद की हीट और खुद की लाइट नहीं होती है। फिर हो गई सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट्स में हमारा मून भी आता है। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। और काफी सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास खुद के मून्स भी होते हैं, खुद की सैटेलाइट्स भी होती हैं। एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स। और ऐसी कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं जो कि स्काई में रहती हैं, उनमें से कुछ हैं एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स। तो इन सब को मिलाकर क्या बनता है? एक सोलर सिस्टम बनता है। और उस सोलर सिस्टम का हेड कौन है? सोलर सिस्टम का हेड है हमारा सन। जैसे कि एक फैमिली होती है, इसे सोलर फैमिली भी बोलते हैं। जैसे कि हमारी एक फैमिली है, हमारी फैमिली में हमारे पापा होते हैं, हमारी मम्मी होती है, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, दादा दादी होते हैं। ठीक है, तो हमारे पापा जैसे हमारे घर के हेड होते हैं, जो सब कुछ डायरेक्ट करते हैं, जो सबको जोड़ कर रखते हैं, उसी तरह से हमारा जो सन है, जो हीट और लाइट प्रोवाइड करता है प्लैनेट्स को, वो इस फैमिली का हेड होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कितने अच्छी तरीके से सोलर सिस्टम का एक पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको आराम से बैठ के इस पिक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे द सन। The sun is the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. ठीक है, तो अब सन है, वो सेंटर में रहता है। ठीक है, सेंटर में रहता है सोलर सिस्टम के, और वो काफी बड़ा होता है और उसके पास एक्सट्रीमली हॉट गैसेस होती हैं। ठीक है, और वो एक ऐसा फोर्स, पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे वो सारे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है, मतलब जोड़ कर रखता है, जैसे कि हमारे पापा हमारी फैमिली को जोड़ कर रखते हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जैसे कि हमने आगे पढ़ा कि जो प्लैनेट्स हैं उनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है और वो भी सोलर सिस्टम का पार्ट होती है। इसी तरीके से जो सन है वो भी हमें सोलर सिस्टम, मतलब सोलर सिस्टम को हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है। But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being so near stars,
It is far away from us. The sun is about 150 million kilometers away from the earth. ठीक है, इतनी ज्यादा गैसेस होने के बाद भी, इतनी ज्यादा हीट एंड लाइट होने के बाद भी, इसकी हीट एंड लाइट हमें उस तरीके से, मतलब ऐसा क्यों नहीं लगता है कि इस हीट एंड लाइट की वजह से हम जी नहीं पाएंगे, या फिर हमें ज्यादा गर्मी लगती है, या फिर मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है कि जो इनबेरेबल हो, हम जी ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि सबसे अ, नजदीक होने के बाद भी ये हमसे बहुत दूर है। ठीक है, अब जैसे कि हम देखते हैं वहां पर 150 मिलियन किलोमीटर अवे। ठीक है, हमसे, हमारे अर्थ से सन है 150 मिलियन किलोमीटर अवे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। अब हम देखते हैं आगे हमारे प्लैनेट्स। देयर आर 8 planets in our solar system. In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ठीक है, अब हमारे अर्थ के अलावा भी सोलर सिस्टम में बाकी के प्लैनेट्स होते हैं, ये हमने ऊपर पढ़ा था। और वो अर्थ हमारे सन से कितने डिस्टेंस पे है, तो सबसे पहले सन के सबसे नजदीक कौन है? मर्क्यूरी है। ठीक है, मर्क्यूरी है, फिर उसके बाद आता है वीनस, फिर हमारा अर्थ, अर्थ है थर्ड नंबर पे। ठीक है, फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, और फिर लास्ट में सबसे दूर है सन से नेपच्यून। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये जो बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में हम देखेंगे इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज। ठीक है, अब आप इसको याद कर लेंगे, इस लाइन को याद कर लेंगे, तो आपको इजी हो जाएगा सन से कितने डिस्टेंस दूरी पर कौन सा प्लैनेट है वो याद करने के लिए। तो देखते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो अब आप इस लाइन को याद कर लेंगे, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि माई, एम आ रहा है तो एम फॉर मर्क्यूरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune. ओके, तो ये आप आराम से इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, तो आपको आसानी से सारे नाम अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम सन याद हो जाएंगे। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. ठीक है, तो अब जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सोलर सिस्टम में सन के अराउंड घूमते हैं, तो वो सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, और इस पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। Mercury is nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. अब जो मर्क्यूरी है, वो मर्क्यूरी सबसे ज्यादा पास में है सन से, और मर्क्यूरी अगर सन का चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने में मर्क्यूरी को कितने दिन लग जाते हैं? 88 डेज। ठीक है, 88 डेज में मर्क्यूरी अपने पूरे ऑर्बिट से एक चक्कर सन का लगा लेता है। Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of Earth. ठीक है, अब वीनस जो है, हम वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहते हैं, क्योंकि वीनस भी अर्थ की तरह ही है, शेप और साइज में एकदम सेम है, इसलिए हम अर्थ का ट्विन किस कहते हैं? वीनस को। Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2003, UB313, discovered in recent past, may be called as dwarf planet. ठीक है, तो 2006, अगस्त 2006 से पहले प्लूटो को भी हम एक प्लैनेट मानते थे, लेकिन फिर जब 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग बैठाई गई, तो उस मीटिंग में पता चला कि जो प्लूटो है वो प्लूटो को प्लैनेट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उस ऑर्बिट के अंदर में नहीं आता है, तो प्लूटो एक ड्राफ्ट प्लैनेट है, जैसे कि सेरस 2003 UB313 एक ड्राफ्ट प्लैनेट है, उसी तरह प्लूटो भी एक ड्राफ्ट प्लैनेट है। प्लूटो कोई एक्चुअल प्लैनेट नहीं है। एक्चुअल में सिर्फ 8 ही प्लैनेट है जिनका
इजी वे हमने याद करने का आपको बताया है। द अर्थ The Earth is third nearest planet to the Sun. In size, it is fifth largest planet. ठीक है, अब जो अर्थ है वो तीसरा है दूरी में सन से। पहला कौन सा था? मर्क्यूरी, उसके बाद है मर्क्यूरी, उसके बाद है वीनस, उसके बाद है अर्थ। ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस एंड देन अर्थ। ठीक है, और जो जो अर्थ है वो साइज में फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटन at the poles. That is why its shape is described as geoid. Geoid means earth-like shape. ठीक है, वो थोड़ा सा फ्लैटन है पोल्स पर, इसलिए उसका शेप जो है, उसके शेप का नाम है गियोइड। और जियोइड और गियोइड जो कि इसको प्रोनाउंस करेंगे तो इसका मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। Conditions favorable to support life are probably found only on Earth. ठीक है, कंडीशंस फेवरेबल मतलब जीने के लिए जो भी, जैसे कि वाटर चाहिए होता है, ग्रेविटेशनल पुल चाहिए होता है, फिर हमारा एयर हवा चाहिए होती है। तो जो भी जीने के लिए जो नेसेसरी चीजें हैं वो हमें कहाँ पर मिलती हैं? सिर्फ अर्थ पर मिलती है। मतलब सारे प्लैनेट्स में अर्थ ही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर जीने के लिए सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो इसीलिए अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। The earth is neither too hot nor too cold. It has water, air, and which are very essential for our survival. The air has life-supporting gas like oxygen. Because of these reasons, the earth is unique planet in the solar system. ठीक है, अब अर्थ पे क्या है? पानी भी है, हवा भी है, और अर्थ का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है, ना कि ज्यादा ठंड है ना कि ज्यादा गर्मी है। ठीक है, इन्हीं सारे रीजंस की वजह से, और अर्थ की जो एयर है उसमें ऐसी काफी सारी गैसेस हैं जिससे जैसे कि ऑक्सीजन, हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और बहुत सी ऐसी गैसेस हैं जो एयर में होती हैं, जो हमारे जीने के लिए जरूरी है। सर्वाइवल हमारा इन गैसेस की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, और यही सब रीजंस हैं कि अर्थ ही एक ऐसा यूनिक, एक ऐसा अनोखा प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इट इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। ठीक है, अगर हम दूर से देखेंगे तो हमारा जो अर्थ है वो ब्लू नजर आता है। तो वो ब्लू नजर आता है, वो क्यों ब्लू नजर आता है? क्योंकि जो 2/3 पोर्शन है हमारे अर्थ का वो वाटर से घिरा हुआ है। तो वो वाटर से घिरा हुआ होने की वजह से वो ब्लू दिखाई देता है, और इसी कारण से हमारे अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। ओके, अब हम देखेंगे द मून। और अर्थ आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, और उस नेचुरल सैटेलाइट का नाम क्या है? मून। इट्स डिस्टेंस इज ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जो हमारा मून है उसका डायमीटर कितना है? सिर्फ अर्थ से अगर कंपैरिजन करेंगे तो अर्थ का 1/4 is diameter of earth. It is diameter of moon. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. अब हमारा जो मून है वो हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है? इसीलिए बड़ा दिखता है क्योंकि वो अर्थ के नजदीक है। जब अगर हम दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज को, प्लैनेट्स हो गया या फिर और स्टार्स हो गए, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है वो इतनी छोटी क्यों दिखती है? क्योंकि वो दूर होती हैं। और हमें मून कंपैरेटिवली बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि वो अर्थ के पास है कंपैरिजन में। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ठीक है, तो जो मून है वो अर्थ से कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे अर्थ से सन कितना दूर है और मून कितना दूर। सन का हमने ऊपर पढ़ लिया था, अब ये मून का है 3,84,400 kilometers. The moon moves around the earth in about 27 days. ठीक है, अब मून जो है वो
अर्थ के चक्कर लगाता है। जिस तरीके से अर्थ सन के चक्कर लगाता है वैसे ही मून अर्थ के चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर हमारा जो मून है वो अर्थ के कितने डेज में कंप्लीट करता है? 27 डेज में कंप्लीट करता है। It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. ठीक है, और यही रीजन है कि एक ही साइड जो है मून का वो हमें अर्थ से दिखाई देता है। The moon does not have conditions favorable for life. It has neither वाटर नॉर एयर। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि हमारे अर्थ पर, हमारा अर्थ ही एक ऐसा यूनिक प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, मून जो है, मून पर न पानी है न हवा है और कोई ऐसी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है जिसकी वजह से ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 1.4। अब ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट है। जो हमारा मून है वो तो नेचुरल सैटेलाइट है, पर ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, तो इसका लॉन्च दिखा रहे हैं। देखिए, पहले पार्ट में रॉकेट लॉन्च हुआ, फिर रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ, फिर जो रॉकेट है वो वापस अर्थ पे आ गया और सैटेलाइट को ऑर्बिट में एंटर करके आ गया, है ना? ओके, अब इसको देखते हैं। इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स surface. These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. ठीक है, अब हम देखेंगे एस्टेरॉइड्स को। Apart from the stars, planets, and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. ठीक है, तो अब सैटेलाइट, स्टार्स और प्लैनेट्स, इनके अलावा भी काफी सारी छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में घूमती रहती हैं। तो उन छोटी छोटी टाइनी बॉडीज को जो सन के अराउंड घूमती रहती है सोलर सिस्टम में, उन बॉडीज को क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। और एस्टेरॉइड्स कहाँ पाई जाती हैं? जो मार्स है, मार्स के और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में asteroids पाई जाती हैं। Scientists are of view that asteroids are a part of planet which exploded many years back. और साइंटिस्ट को ऐसा लगता है, रिसर्च करने पर साइंटिस्ट ने ये माना है कि जो एस्टेरॉइड्स होती हैं ये उन प्लैनेट्स का पार्ट है जो प्लैनेट्स काफी टाइम पहले ही एक्सप्लोड हो गए, मतलब जो बचे नहीं, जो फट गए। तो उनके फटने से, उनके खत्म होने से जो छोटे 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 स्टोन्स या फिर छोटी छोटी टाइनी बॉडीज जो रह गई उनको बोलते हैं एस्टेरॉइड। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे इस फिगर में, फिगर 1.5 में आपको ये एस्टेरॉइड दिखेगा। ठीक है, तो ये एस्टेरॉइड दिख रहा है आपको पत्थर की तरह, है ना? तो ये है एस्टेरॉइड। तो ये एस्टेरॉइड कहाँ मिलता है हमें? मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में। अब देखते हैं मेटेरॉइड्स। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। और जो रॉक के छोटे छोटे जो पीसेस हैं वो जो कि सन के अराउंड घूमते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेटेरॉइड्स। समटाइम दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। और कभी कभी क्या होता है कि जो मेटेरॉइड्स रहते हैं ना वो अर्थ के पास आते हैं और उस पर गिरने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन with the air, they get heated up and burn. और इसी प्रोसेस में जब वो अर्थ के पास आते हैं और ड्रॉप होने की कोशिश में होते हैं तब फ्रिक्शन की वजह से ये हीट पैदा हो जाती है, फ्रिक्शन की वजह से, और ये जल जाते हैं। It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burned, falls on the earth and create a hollow. ठीक है, तो इसकी वजह से फ्लैश ऑफ लाइट उत्पन्न होती है। और कभी कभी क्या होता है कि जो मेटियोर्स ठीक से जल नहीं पाते हैं, बर्न नहीं हो पाते हैं, वो अर्थ में गिर जाते हैं और एक होलो क्रिएट कर देते हैं। डू यू सी द विथिश broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. ठीक है, तो वो क्या होता है कि मिलियंस ऑफ स्टार का एक क्लस्टर, मतलब एक ग्रुप से भी बड़ा, मतलब कुछ काफी बड़ा क्लस्टर टाइप का बन जाता है। और इस बैंड को क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी।
ठीक है। तो और हमारा जो अर्थ है, वो जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो इसी गैलेक्सी का पार्ट है। कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी। इन एंशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। और पहले जब काफी सारी रिसर्चेस नहीं हुई थी, लोग सब कुछ नहीं जानते थे, उस टाइम पे क्या होता था कि ये जो गैलेक्सी है, इसको लोग समझते थे कि एक रिवर है, लाइट की रिवर है, जो कि आसमान से गिर रही है। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। ठीक है, और इसको बोलते थे आकाश गंगा। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. अब गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी होती है कि बिलियंस ऑफ स्टार, काफी सारे स्टार्स, क्लाउड्स और डस्ट और गैसेस, इन सब का कलेक्शन जो होता है, उन सब की जो टीम कह सकते हैं, या फिर क्लस्टर जो होता है इन सबका, उसको क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, जैसे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, आकाशगंगा गैलेक्सी है, इनको मिलाकर, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को मिलाकर क्या बनता है? यूनिवर्स। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। और हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. अब साइंटिस्ट जो है वो काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे यूनिवर्स के बारे में जान पाए, बट अभी सब धीरे धीरे चल रहा है और जानकारी वो लोग जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये तो हम जानते हैं कि हम इस यूनिवर्स का ही पार्ट है, और ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। और यहाँ पर आप देखेंगे फिगर 1.6 में, तो ये आपको मिल्की वे गैलेक्सी दिखेगी। तो ये लग रही है ना वाकई में जैसे कि रिवर हो, लाइट्स की रिवर हो, है ना? ओके। तो यहाँ पर आपको ये जो सर्कल दिया हुआ है, तो क्या होता है कि यूनिवर्स है, सबसे पहले आता है यूनिवर्स, फिर यूनिवर्स का पार्ट है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, फिर मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम, और फिर सोलर सिस्टम का पार्ट है हमारा अर्थ। ठीक है, तो हम यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं, फिर यूनिवर्स में आ जाती है मिल्की वे गैलेक्सी को बिलोंग करते हैं, फिर उसके अंदर सोलर सिस्टम को बिलोंग करते हैं, और सोलर सिस्टम के अंदर हम अर्थ प्लैनेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। होप आपको ये चैप्टर काफी आसानी से समझ आया होगा। मैंने लाइन टू लाइन आपको एक एक वर्ड समझा दिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच।